तो समझते हैं कि बर्नौली ने दिया क्या हम लोग को। बर्नौली ने दिया हम लोग को प्रेशर और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। अब उसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझने से पहले उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझते हैं, फिर हम उसको यहाँ पे बताएंगे क्या है। बर्नौली क्या बोलता है कि कोई भी चीज क्यों उड़ती है वो सोचो। अब एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा। देखो बर्नौली क्या बोलता है, अगर तुम ये खड़े हो, देखो यहाँ पे तुम खड़े हो ऐसा, इफ यू आर स्टैंडिंग राइट हियर, ठीक है, तो तुम लोग को ये समझना है डिफॉल्ट कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाम की चीज होती है। अब तुम्हारे यहां भी प्रेशर है, तुम्हारे यहां भी प्रेशर है, तुम्हारे यहां भी, डायरेक्शन छोड़ दो, खाली जगह देख लो। मतलब जब मैं यहां खड़ा हूं तो यहां भी प्रेशर, यहां भी प्रेशर, यहां भी, यहां भी, ये ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी, पूरी बॉडी के अराउंड प्रेशर सेम है। बराबर, पूरी बॉडी के अराउंड क्या है, प्रेशर। अब मुझे अगर उड़ाना हो, वैसा वाला उड़ाना नहीं, ऐसा वाला उड़ाना, समझे? वैसा उड़ाने के लिए बहुत लोग बैठे, ऐसे वाले के लिए कम लोग बैठे, समझे? ऐसा अगर मुझे उड़ाना हो तो समझो, समझो कोई अच्छे से फिजिक्स पढ़ा होगा तो बोलेगा सर उड़ाना तो है पर डायरेक्शन बताओ। ठीक है, डायरेक्शन बता दो, मुझे आगे जाना है इधर। अब मुझे आगे जाना है तो नॉर्मल कोई पूछेगा यार कोई इसको पीछे से धक्का दे दे तो ये आगे चला जाएगा, सिंपल बात है। पर मेरे को कोई टच नहीं कर सकता, मुझे कोई टच नहीं कर सकता, मैं टच करना अलाउड नहीं करूंगा किसको, उसके बिना मुझे उड़ाना है किसको। बोलेंगे एक काम करते हैं, सर के आगे हम एक हाई वेलोसिटी से एयर पार्टिकल्स को भेजते हैं, मतलब हवा देते हैं, समझे? तो एक सर खड़ा कर देते हैं, एक पेज दो मुझे, पेज जल्दी सीधा दो, ऐसा मजा नहीं आया, कोई भी पेज नहीं, ठीक है, पेज, ठीक है। किसी का राइटिंग पैड, राइटिंग पैड आ जाओ त्रिशा, फॉर एवर एक्सपेरिमेंट इधर करेगा जहां हवा नहीं है, ये फाइन बन गया, यहाँ सीधा पकड़ इसको, ऐसा, ये सर है। अब अगर सर को आगे मूव करना है, थोड़ा इधर आ जाओ, उसमें दिख रहा है। अब अगर सर को या इस पेपर को मुझे आगे मूव करना है तो मेरे को दो तरीके हैं, एक तो उसको धक्का दे दूं, जिस डायरेक्शन में फोर्स दूंगा उस डायरेक्शन में जाएगा ये। सेकंड, मैं बर्नौलीज थ्योरम यूज करूं। बर्नौली बोलता है कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों आपस में मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, माना प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के, वॉल्यूम नहीं, वेलोसिटी से इनवर्स है। मतलब अगर तुम कहीं किस जगह की वेलोसिटी बढ़ा दोगे तो उसका क्या कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। सर प्रेशर किधर है ना, इस साइड से सेम प्रेशर है, P1 is equal to P2। if P2 is more than P1 तो पेपर कहां जाएगा, इधर। if P2 is less than P1 पेपर कहां जाएगा, इधर। अब अगर प्रेशर कम करना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, वेलोसिटी। तो मैं क्या करता हूं, देखो आइडियली अगर मैं इसको यहां धक्का दूंगा तो ये यहां जाना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, यहां पे हवा दे रहा हूं बहुत ज्यादा, ठीक है। पेपर का डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको काट के और ऐसे करेंगे क्योंकि ये इस तरह से रुक रहा है, तो अगर इसको काटी अच्छे से मैंने बोला, अच्छे से हुआ नहीं, लेकिन पकड़ अभी इसको, एक सिंगल पॉइंट से ऊपर पकड़, ठीक है। तो अगर मैं आया समझ में, मैं हवा इस तरफ दे रहा हूं, पेपर किस तरफ आ रहा है, इस तरफ। मैं हवा इस तरफ दूंगा, पेपर किस तरफ आया, इस तरफ। आई बात समझ में, हवा बीच में दे रहा हूं, पेपर खुद कंफ्यूज होगा कि कहां जाने का है। समझ में आया? हुआ क्या, जब मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा हवा दी
तो यहाँ के जो एयर पार्टिकल्स है उनकी वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज। अब अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो क्या कम हो गया, प्रेशर। ये साइड प्रेशर कम था, ये साइड प्रेशर ज्यादा था, तो इसने इसको ऊपर धकेल दिया। समझे? अब तक क्या थे, हवा थे, कोई भी हवा जल्दी करो, अरे भाई पहले तू। अब क्या है, ये मेरा हाथ प्रेशर ये साइड से, और अगर जैसा तूने पैर पकड़ा हवा नहीं दे पाएगी, हैवी साइड अपने पास रखा, हैवी साइड, और हाथ नीचे, बस। ये प्रेशर P2, ये प्रेशर P1। अब मैं इसको यहां दबा लो, ये मेरे को यहां दबा रही है। अब तो हवा कहां देगी, यहां देगी, ये साइड दे जोर से देना बेटा, ये साइड थोड़ा इधर। पेपर को नहीं दे, वो राजा महाराजा नहीं उसको हवा दे रही, वो इधर हवा नहीं इधर। तू पेपर मत देख, पेपर अपना काम खुद ही करे। अब देख, मेरा हाथ प्रेशर है, अब इसकी हवा की वजह से मेरा हाथ प्रेशर कम कर दिया, तो सेकंड में प्रेशर बढ़ गया, ये ऊपर आ गया। इसको नहीं पता था ना कि यहाँ पे प्रेशर कम हो गया है, ये तो अपना इधर दबा ही रहा है, ये इधर दबा रहा है, नहीं, दोनों रुक गए। फोर्सेस, ऑपोजिट फोर्सेस इक्वल बैलेंस हो जाएंगी, लेकिन ये क्या अभी क्रिएट हो गया, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। दे हवा, जैसे इसने हवा दी, इसकी हवा से मेरा हाथ दूर जा रहा है, इस वजह से ये वाला प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए चीज ऊपर बढ़ रही है। समझे? दे भाई, करके दिखा, उड़ा के दिखा, उड़ रहा है ना बराबर से। इसी तरीके से तुम दो पेपर के बीच में अगर हवा मारोगे, पेपर के बीच में अगर हवा मारोगे, तो आइडियली ये दोनों पेपर, अगर मैं यहाँ पे हवा मार रहा हूँ, अगर तू ऐसा दूसरा भी पकड़, थोड़ा ऊपर, अगर मैं यहां फोर्स फेंक रहा हूं तो आइडियली ऐसे होना चाहिए, बराबर होना ऐसे चाहिए ना। माइनस सिनेरियो ये ना, अब तुम समझो, इस साइड प्रेशर P2, प्रेशर P1 इधर, P2 इधर, रोक दिया, P2 इधर, P1 इधर, रोक दिया। अब हवा मारी तो ये साइड का प्रेशर कम हो गया, ये साइड का प्रेशर कम हो गया, ये साइड बढ़ गया, ये साइड बढ़ गया, ये इसको यहां धक्का दे रहा है, ये इसको यहां धक्का दे रहा है, मारो। आप भी तो इधर मारना, तो भी सीधा ही रुक, तो हाँ ऐसा। अब अगर मैं बीच में दे रहा हूँ, देखो अंदर आ रहे हैं दोनों पेपर, ज्यादा हवा है, फूंक मार, देख पेपर को नहीं, देख रहे हो तुम लोग, समझा? मैं हाथ नहीं आगे लेके जा रहा हूँ, आया बात? ऊपर मारो तो नीचे का प्रेशर कम हो रहा है ना, तुम समझ रहे हो ना? समझिया क्या किया मैंने? एकदम स्टिल पकड़ा है मैंने। अगर तुमको विश्वास नहीं तो ये दोनों पकड़ के रुकेंगे, समझा? अट्रैक्ट हुआ अंदर, अट्रैक्ट नहीं हुआ ये एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पे हवा ज्यादा देने से इस एरिया का प्रेशर बाहर के एरिया के प्रेशर से कम हो गया, तो क्या हुआ, वेलोसिटी एयर मॉलिक्यूल्स की बढ़ गई तो प्रेशर उस जगह कम हो गया, इस जगह प्रेशर बढ़ गया तो ये रखा हुआ। अब इसी तुम इमेजिनेशन से इमेजिन करो, जो तुम्हारे घर के रूफ होते हैं, ये तुम्हारे घर का रूफ है, तो कुछ ऐसा पड़ा होता है, बराबर? समझे? ऐसे ही पड़ा होता है रूफ, नहीं ऐसा इस्लाम पता है रूफ हमेशा, कभी कोई रूफ ऐसे देखें नहीं, खराब खत्म हो जाएंगे, 10 दिन में उड़ जाएंगे रूफ, नहीं क्या होगा, दूसरा कोई जाएगा रूफ प्लान के लिए आवाज से कोई डेस्क पे लिख रहा है लैपटॉप, हाँ नहीं एक्सपेरिमेंट 40,000 की चीज से नहीं करनी, तेरा दे बोली चलेगा, बुक से, हाँ से भी कर सकते हैं, पता नहीं क्यों आज ही आ भाई, तो क्या है ऐसा भी बताइए, चलेगा मुझे हाथ डालने ऐसे ऐसा मान के रूप में देगा ऐसा, अब रूफ का शेप ऐसे होता है, क्या होता है, हवा देखते हो जैसे रूफ सब हवा में उड़ता है, क्या होता है, हवा में रूफ पहले से बनते क्यों ऐसे,
यहाँ की हवा इसको फॉलो करते हुए ऊपर निकल गई और चली गई ऊपर। PTSD हो रहा है। क्या हो रहा है? PTSD मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उसका मतलब क्या होता है? जो मार मारी थी। ऐसा सिंपल भाषा होता है। अब ये ऐसा नीचे की तरफ है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स नीचे की तरफ ज्यादा है, करके ये उड़े नहीं, पर अभी समझो बहुत हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, जबरदस्त तेज हवा चल रही है। इसके ऊपर प्रेशर इधर, इसके ऊपर प्रेशर ऐसा, बहुत तेज हवा से क्या हुआ? ऊपर वाला ऊपर का प्रेशर बढ़ गया। कम हो गया। दोस्त ऊपर वेलोसिटी ज्यादा ना, एरिया ज्यादा ना कवर करने के लिए, ऊपर वेलोसिटी क्या हो गई? ज्यादा। देखो यहाँ पे तो नीचे ऐसा दीवार होती है ना, यहाँ से तो क्या थी दीवार, तो यहाँ से हवा गई ऐसा बाहर चली गई, रिफ्लेक्शन होके या दीवार के पास चली गई, कुछ हुआ नहीं ज्यादा। पर तो समझो हवा की वजह से ऊपर नहीं बढ़ा, समझे? अब नीचे प्रेशर ऐसा था, ऊपर प्रेशर ऐसा है, दोनों पकड़ के बैठे हैं इसको, नहीं हम जाने नहीं देंगे। पर बहुत हवा की वजह से ये प्रेशर कम हो गया, ये प्रेशर उतना ही था, ज्यादा नहीं हुआ, उतना ही था, पर उसका डायरेक्शन क्या था? ऊपर की तरफ ये छत उड़ गई। समझ में आया? ये छत उड़ गई। अब प्लेन भी टेक ऑफ ऐसे ही करता है। अब तुम समझे कि प्लेन स्टार्टिंग में इतना स्पीड क्यों लेता है? प्लेन क्या करता है? प्लेन जब अपने विंग्स, उसके विंग्स की शेप भी देखो कुछ ऐसे पीछे की तरफ होते हैं, कभी भी ऐसे नहीं होता, ऐसे होते हैं। क्या होता है जब प्लेन ऐसे गंदा है मेरे इंडिया चलो क्या अरे वो खड़ा ही ऐसा है, उसका डायरेक्शन इधर जाने ये साइड बैठता है वो। कोई लोग बोल रहे उसको वहां पड़ पड़ी इसलिए ऐसा हो गया। चलो कोई बात नहीं, ये प्लेन के विंग्स है, समझे? ये प्लेन के विंग्स है। प्लेन फुल स्पीड में रनवे पे भागता है, फुल इस स्पीड में जितना ले सकता है वो स्पीड लेता है। अब क्या होता है फुल स्पीड से, क्या होता है जो नीचे का पोर्शन होता है ऊपर के पोर्शन में प्रेशर सेम रहता है, पर ऊपर के पोर्शन इज मोर वल्नरेबल टू एयर रादर देन द बिलो पोर्शन। प्रेशर इधर सेम इधर सेम, पर बहुत ज्यादा फास्ट भागने से यहाँ की हवा कम हो गई। यहाँ की वो शेप ऐसा दिया जाता है कि ज्यादा हवा ऊपर जाए। It is built aerodynamically and only not the wings. The face also supports ना, ऐसा फेस से हवा जैसे विस्कोसिटी में कैसे आया ड्रैग होके, ऐसा फेस से हवा पूरी की पूरी ऐसा विंग्स की तरफ जाती है। बात समझ भाई? पूरी की पूरी ऐसा विंग्स की तरफ गई। यहाँ बहुत ज्यादा हवा क्रिएट हो गई, यहाँ कम हवा क्रिएट हो गई। यहाँ बहुत ज्यादा हवा की वेलोसिटी तो क्या कम, प्रेशर कम, प्रेशर कम तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा और प्लेन उड़ना चालू करता है। सिंपल लॉजिक। आई बात हो गया। समझे? This is all because of Bernoulli's principle. This also happens if you take a hair dryer. समझे? Take a small glass. Put some thermocol balls inside or paper, pieces of paper. उस ग्लास के ऊपर इधर हेयर ड्रायर चलाओ, हेयर ड्रायर चलाओगे तो क्या होगा? यहाँ की हवा एक तो गर्म हो जाएगी, गर्म हवा इज लेस डेंसर देन ठंडी हवा, बराबर? और प्रेशर हमेशा हायर टू लोअर जाएगा, जैसे करंट जाता है हायर टू लोअर, समझे? ऊपर प्रेशर कम हो गया, नीचे प्रेशर ज्यादा हो गया, थर्मोकॉल खुद ही ऊपर उड़ेंगे, खुद ही ऊपर आएंगे। समझ में आया? समझ में आई नहीं ये बात? तो तुम लोग ये बात समझो। अब जब तुमको पंखा, सर पंखा चलकर हवा लग रही है, सर पेपर उड़ क्यों रहा है? सिंपल बात है, हवा नीचे लगी, पेपर ऊपर उड़ रहा है, ऐसा क्यों होता है? सिंपल। अब जब पेपर यहाँ पड़ा है, तुमने पंखा चालू किया, तो तुमने पंखा चालू किया तो पंखे की सारी हवा ऐसे आई फुल फास्ट में, यहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ गई,
तो क्या कम हो गया? प्रेशर। नीचे का प्रेशर बढ़ गया, पेपर ऊपर उड़ गया, बात खत्म। लॉजिक उड़ने का हवा नहीं है, उड़ने का लॉजिक है प्रेशर कम। हॉट एयर बलून, व्हाई इट इज कॉल्ड अ हॉट एयर बलून? हॉट एयर बलून अंदर गर्म हवा देता है, उसको पता है हॉट एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर। जब वो अपने अंदर हवा गर्म करता है तो उसकी आजू बाजू की जो सरफेस एरिया, जो पूरा बलून का एरिया का जो एयर है वो क्या हो जाता है? गर्म। अब गर्म एयर है तो उसके पार्टिकल्स जल्दी बाहर घूमते हैं। देखो हीट पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाती है, समझे? हीट पार्टिकल्स क्या करवाती है? वाइब्रेट, एनर्जी देती है तो वो क्या करेंगे? घूमेंगे। अब ऊपर के घूमेंगे तो नीचे के प्रेशर बढ़ जाएगा और हॉट एयर बलून ऊपर उड़ पाएगा। और कितने एग्जांपल हम ऐसे बना सकते हैं, हमको भी नहीं मालूम, समझे? अब समझो तुम्हारे बाल ऊपर उड़ाने हैं तो इधर से फूंक मत दो, इधर से हवा जाना दो। आई बात समझ में? आई बात समझ में? जैसे पेपर था, पेपर को अगर यहाँ खींचना है तो एक तो मैं यहाँ से फूंक दे सकता हूँ, दूसरा यहाँ से हवा क्रिएट करूँ, यहाँ से हवा क्रिएट करूँ तो पेपर इस साइड देखो थोड़ा भी उड़ रहा था मेरे हाथ के प्रेशर से, ज्यादा हवा दूंगा तो अच्छे से वो उड़ेगा। सिंपल है, यहाँ पे हवा दो, इस साइड का प्रेशर कम कर दो तो क्या बढ़ जाएगा? एयर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा। सिंपल लॉजिक, समझिए? So the things which fly are not due to fast air, it is because change in pressure. समझे? It is because change in pressure. Pressure change अगर नहीं होगा तो तुम्हारी चीज उड़ नहीं पाएगी, समझे? तो इसीलिए वो चीजें ऐसी बनी हुई है, रूफ्स ऐसे बनते हैं। अगर रूफ सीधा बनेगा, ऊपर भी हवा सेम जाएगी, नीचे भी हवा सेम जाएगी, फटाक से उड़ जाएगा। पर रूफ ऐसा बना के उन्होंने क्या किया? ऊपर की पूरी हवा भेज दी ऊपर, जाओ भाई, चाहिए ही नहीं, समझे? चाहिए ही नहीं। नीचे ज्यादा हवा जा नहीं रही है तो प्रेशर मेंटेन करके रखे, वो शेप उसका प्रेशर मेंटेन करके रखे, इसलिए रूफ्स हमेशा ऐसे बनते हैं। दूसरा, इन ज्योमेट्री ट्रायंगल इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर एवर, इसीलिए भी ट्रायंगुलर बनाते हैं। ये इट इज बिकॉज ऑफ ज्योमेट्री, मैकेनिक्स की वजह से। तुम देखो कोई भी ब्रिज बनती है तो ट्रायंगल्स बनते हैं अंदर, उसको ट्रायंगल, उसको ट्रस बोलते हैं। यू विल अंडरस्टैंड दिस इन मैकेनिक्स फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग, ट्रसेस बोलते हैं इसको। ट्रस पे लोड कैसे जाता है, ट्रस पे लोड डिवाइड कैसे होता है, TRUSS, ट्रसेस बोलते हैं। कोई भी चीज देख लो, वो आईफिल टावर देख लो, ऐसा जिगजैग ट्रायंगल बने हुए हैं। ब्रिज देख लो, अंदर ऐसा सीधा, ऐसा सीधा, ऐसा सीधा, ऐसा सीधा, ऐसा स्ट्रक्चर था ना ब्रिज में। देखो ऐसे दो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, फिर यू कैन सी लाइक दिस। वो क्रेन देख लो, क्रेन जो बिल्डिंग के ऊपर लगी रहती है, कार्डबोर्ड में भी सब पे जिधर भी देखो, ट्रायंगल्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर एवर। नो, इट इज नॉट अ स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर क्या होगा? इधर से धक्का दो, वो ऐसा बन जाएगा, शेयर मॉड्यूल। हाँ, शेयर वाला। लेकिन अगर यहीं पे ऐसा ट्रायंगल लगा दो, आप कैसा धक्का देगा? अब अगर धक्का देगा तो यहाँ का फोर्स और यहाँ का फोर्स ऐसा बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा तो हिलेगा नहीं, समझे? वो हिलता नहीं प्रॉपर्ली, इसलिए ट्रायंगल डालते हैं बहुत सारे जगहों पे, ऐसे हो तो अंडरस्टैंड। सर एक डाउट है, हाँ बोलो। हेलीकॉप्टर जब भी चलता है तो वो हवा नीचे फेंकता है? नहीं, हवा फैलाता है। सो ये हेलीकॉप्टर उल्टा फैन है, ऊपर सर हेलीकॉप्टर का उल्टा फैन है। अब क्या हुआ? उल्टा फैन से इमेजिन करें, सब पता है ऐसा है। हेलीकॉप्टर ने क्या किया? घूमा, अपने ऊपर की वेलोसिटी एयर की बढ़ा दी, तो नीचे का प्रेशर क्या आ गया? बढ़ गया। अब हवा क्या है? तो जब ऊपर हवा बढ़ाता है तो हवा थोड़ी ऐसे ऊपर जाएगी, वो तो फैलेगी, फैलेगी तो एक अपने रेडियस में ज्यादा हवा फेंकती है, समझ में आया? पर खुद की लिफ्टिंग के लिए वो क्या करता है? अपने ऊपर हवा चला के ऊपर की क्या कर देता है? वॉल्यूम, वेलोसिटी, वॉल्यूम से बढ़ा देता है तो फिर यहाँ पे क्या कम हो जाता है? प्रेशर कम हो जाता है, नीचे से इसका वजन ऊपर चले जाता है। इसीलिए वो 2 मिनट पहले इंजन गर्म करता है टक करने के लिए। जैसे इंजन स्टार्ट की तो सब मोटर चालू होती हुई अभी तो ऊपर जा रहा है। ऑफ कोर्स इसमें और भी एरोडायनामिक्स यूज होते हैं, नॉट ओनली दिस, बट इट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइंग, समझा? पैराग्लाइडिंग एंड ऑल, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दिस। समझ? कोई भी चीज उड़ती है ऐसे ही, इलॉजिकल रीजन है किसी भी चीज से उड़ने का। You can explain to anyone कि how things fly, how anything flies. It is not because of high air. It is because of low pressure. समझे? It is because of low pressure. ये बात याद है।
created by high velocity of air molecules. अब थियरम समझते हैं, थियरी भी देखनी है ना। जितना इजी इसका प्रिंसिपल है उतना डिफिकल्ट इसका थियरम है समझने के लिए, बस समझना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तुम लोग लिख लो यस। अब वो नहीं उड़ेगा, उतना चिपका हुआ है पेज आपस में, कोहेसिव फोर्स ऑफ अदर पेपर्स, पिन लगी हुई है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी आएगा ना। मैंने बोला दिस इज नॉट द ओनली रीजन बट दिस इज द बेस रीजन व्हाई थिंग्स फ्लाई। बट हाँ, अगर तू अच्छी हवा देगा तो वो भी उड़ेगा, बैक से देखेगा बैक से उड़ेगा, मन में शंका नहीं होनी चाहिए। आ रहा है पर वो तू दिया भी गलत, ऊपर से हवा देगा, नीचे से देखा तो नीचे से भी देगा ना, ऐसा ऐसा। हाँ चिपक जाए ऊपर की तरफ थोड़ा, क्योंकि जो स्लो दे रहा है तो कोई भी नहीं आएगा। ऐसा मूवमेंट हुआ ना, हाँ मतलब ऊपर की शब्द लास्ट में कुछ पूछना है? बर्नौलीज थ्योरम। अब बर्नौलीज थ्योरम जो है वो प्योरली डिपेंड करता है इस पे, कहाँ लिखा था मैंने, इस पे। एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, दूसरा वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है पहले वो देख लेते हैं, ज्यादा कुछ बेचारा बोलता नहीं है, वो छोटी छोटी चीजें बोलता है। वर्क एनर्जी थ्योरम एक सिंपल लाइन है उसकी खाली बस, कि total work done by all the forces is equal to change in kinetic energy। बस ये होता है, ठीक है। टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, देखो वर्क डन वाला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसलिए वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब अगर तुमको फर्स्ट लेक्चर याद होगा जब तुम छोटे थे तो हमने प्रूव किया था कि वर्क डन, काइनेटिक, पोटेंशियल सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर तुम बर्नौलीज प्रिंसिपल याद करोगे, जब तुम पढ़ोगे तो याद करोगे तो उसका बर्नौलीज प्रिंसिपल का कुछ जनरल फॉर्म ऐसा आता है, P rho GH half rho e square is equal to constant। या अगर तुमको इसको ऐसे होशियारी मानने के लिए लिखेंगे कि मेरे को आता है तो तुम उसको लिख सकते हो P rho 1 GH1 plus half rho 1 V1 square is equal to P2 plus rho 2 GH2 plus half rho 2 V2 square। ये है बर्नौली का थ्योरम। अब अगर तुम देखो और तुम उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करो, बहुत जबरदस्त तरीके से एनालाइज करो, तो ये प्रेशर है। प्रेशर एक फोर्स होती है, फोर्स बाय एरिया। ये क्या है, कुछ ऐसा फॉर्मेट दिख रहा है तुम लोग को, ये mgh, वेरी गुड। पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है और ये वहां दिख रहा है हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे खाली क्या है, देखो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना मास अंदर जाएगा उतना मास बाहर।
इसलिए यहाँ पे हमने डेंसिटी किया। सर यहाँ पे डेंसिटी आपने अलग अलग क्यों किया, वो समझेंगे यहाँ पे डेंसिटी अलग अलग क्यों किया। सानिया समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, आया समझ में, समझे? ये एक्चुअल इक्वेशन है और ये नहीं, ये एक्चुअल इक्वेशन है, ये दो के बीच में कंपैरिजन है। बात समझ में? ये दो के बीच में कंपैरिजन, एक्चुअल इक्वेशन हुआ है, रो रो सेम, खाली क्या चेंज हुआ है, वी, मतलब ये जैसे ए वी इक्वल टू कांस्टेंट लिखा है वैसे ये दो का इक्वल टू कांस्टेंट लिखा। आई बात समझ, ये बर्नौली का थ्योरम है तुम्हारा। अब ध्यान दो, बर्नौली थ्योरम के लिए वापस वही, हम इसका एक रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे हाइट नोट करने के लिए। So that we should be even with the heights. एक जगह की हाइट ले ली h1, अब एक जगह की हाइट ले ली h2, क्योंकि हम प्रेशर डिफरेंस कर रहे हैं, प्रेशर h rho g होता है, इसलिए हमको ये जो भी है करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी हाइट h1, इसकी हाइट h2। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक पार्ट दे रहा हूँ, यहाँ पे दूसरा पार्ट दे रहा हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ A, इसको नाम दे रहा हूँ B। Now we will be working mainly between A and B. As compared to continuity, we were working outside. Now we are working inside. समझे? ठीक है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस अंदर मालूम पड़ेगा, हमको बाहर होनी चाहिए प्रेशर डिफरेंस, अंदर का चाहिए। अब बाहर की हेल्प क्या लेंगे हम, कंटिन्यूटी की तो हेल्प लेनी पड़ेगी, उसको मिलेगा। वापस यहाँ पे पानी, यहाँ भी पानी, ऑफ कोर्स एरिया ज्यादा है तो पानी ज्यादा निकलेगा। ये तो बात अभी हमको समझ में आ गई होगी, अब तो नहीं आई तो फिर जैसे 1.5 साल निकाला वैसे निकाल लो। इस सेट की हमने एरिया A1 ले ली थी और वेलोसिटी V1 ले ली थी। इस सेट की हमने एरिया A2 ले ली थी और वेलोसिटी V2 ले ली थी। और हमने अब डेल्टा टाइम T दिया। तो डेल्टा टाइम T दिया, डेल्टा टाइम T देने से जो AB है ये थोड़ा सा यहाँ चला गया, वो तो हाँ ना, जो A है वो आगे जाएगा, जो B है वो और आगे जाएगा, और जो पानी यहाँ से अंदर गया वो पानी यहाँ से बाहर आया क्या? नहीं, अलग पानी। जितना मास अंदर गया उतना मास बाहर आया क्या? हाँ। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? चलो, अब ये जो A गया वो कुछ नई पोजीशन पे आ गया, B गया वो कोई न्यू पोजीशन पे आ गया। नए पोजीशन को नाम दे देंगे A डैश, दूसरे पोजीशन को नाम दे देंगे, सॉरी दूसरे नए को देंगे B डैश। Now we will remain studying between A and B dash. समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे हम A B के बारे में पढ़े, A डैश B डैश के बारे में पढ़े, हम काट सर के A और B डैश के बारे में पढ़ रहे हैं, रेंज हमारी वो होगी। तो it is based on work energy principle. Applying work energy theorem. What does work energy theorem says? It says that work done by all forces is equal to, बोलो हाँ ना, work done by all forces is equals to change in
काइनेटिक एनर्जी। बोलो हाँ या ना? ठीक है, चलो अब यहाँ पे कौन सा वर्क आएगा? पहला वर्क, वर्क डन बाय फ्लूइड, या मैं बोल देता हूं फ्लूइड प्रेशर, क्योंकि तुम देखो अगर ए बी, इसको हिंट दे देते हैं, अगर ए बी ए डैश बी डैश तक गया है तो कुछ तो काम हुआ होगा, बराबर। ये काम किसने किया है? पानी ने खुद ने किया है, बराबर, ठीक है, पानी ने खुद ने किया है, ठीक है, मतलब ये इसका माना जाए तो डिस्प्लेसमेंट है, बोलो हाँ या ना? माना जाए तो इसका डिस्प्लेसमेंट है, और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, माना काम तो हुआ है, काम तो हुआ है, ए बी से ए डैश बी डैश जाने तक काम तो हुआ है। इतना बात तुम लोगों को समझाओ, वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर, ठीक है। चलो अब मैं इसको ब्रेक करता हूँ। ब्रेक कैसे करता हूँ? ऐसे करता हूँ कि फ्रॉम टोटल वर्क, चलो टोटल वर्क इज वर्क डन फ्रॉम ए डैश प्लस वर्क डन बाय बी बी डैश। देखो तुमको समझा मैंने क्या लिखा, तुम समझो, तुम समझो, ये स्टूल है, ठीक है, ये स्टूल त्रिशाला पकड़, हाँ। अब त्रिशाला और हम ए बी है, ये ए है ये बी है, अब हम इनको इस स्टूल को ए डैश बी डैश तक लेके जाना है। मैं बोलूंगा देख भाई, तू ए से ए डैश पे लेके आ, मैं बी से बी डैश पे लेके आता हूँ। अगर मैंने मेरा काम किया, तुमने तेरा काम किया, क्लाइंट का ए डैश बी डैश का काम खुद ही हो जाएगा। आई बात समझ में? आ जाएगा, तो कुछ भी हो रहा है, कुल भी हो रहा है, कुछ ही आ रहा है, समझ समझ। अब ये ए बी है, ठीक है, ये ए बी है। अब समझो वर्क डन फ्रॉम ए टू ए डैश हो रहा है, करो वर्क डन फ्रॉम ए टू ए डैश, खुश करो, समझे? पर क्या बी टू बी डैश हो रहा है क्या? नहीं। ये तब होता जब वो इनकम्प्रेसिबल नहीं होता था। कौन? लिक्विड। बात समझी? किसी के माइंड में डाउट आ गया, रोक दे तो, पुश पुल हुआ तो, क्योंकि मैंने क्या बोला कौन से फ्लूइड्स के लिए? तो तू अभी जब ए से ए डैश का होगा, कर ए टू ए डैश, तो बी से बी डैश हो जाएगी। मैं नहीं कर रहा हूँ ये धक्का, और धक्का मैं नहीं कर रहा हूँ, ये धक्का दे दिए, मैं नहीं जा रहा हूँ, इसके वजह से मैं, तो दिस इज फ्लूइड प्रेशर, दिस इज वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर। समझ में आ रहा है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? पानी पानी को धक्का दे रहा है, ये वाला पानी फालतू बैठा हुआ है ऐसा, तो लात मार रहा है, और निकल रहा है। उसका भी तो वर्क नहीं होना चाहिए। मगर किसका? जो कुछ नहीं कर रहा बैठ के। कर रहे हैं ना, डिस्प्लेस तो हुआ, वो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो तो कंजर्वेशन एनर्जी। मैंने बोला कि डिपेंड ही करते हैं कंजर्वेशन एनर्जी के ऊपर, या दोनों की लगे एनर्जी उतनी ही लगी। समझ में आया? अभी मैंने बोला स्टार्टिंग में जो 7-8 पॉइंट लिखी बर्नौली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ये बहुत डिटेल्ड थ्योरम्स है, ये ऐसा मजाक नहीं है जो मैं तुमको कर मजाक में रहे हैं इसको, ये मजाक नहीं है। इतनी सारी चीजों को एक साथ अलाइन करना बहुत ध्यान देके समझना पड़ेगा, ऐसा हवा में नहीं होता है ये थ्योरम, समझे? या तुम यूट्यूब पे वन शॉट देख लिया होगा, नहीं होगा ये उससे, समझे? और सबका सर पकड़ता है इसमें, क्योंकि ये है गंदा, दिखा अच्छा रहा है वो, ये सिंपल है लेकिन है वो गंदा। चलो तो तुम समझे ये कंसेप्ट। देखो छोटी लाइन एक्सप्लेन करने के लिए तुमको बड़ा काम करना पड़ा। Why I did work done, total work done is from A to A dash and B to B dash and not from AB to A dash B dash. तुम समझे मैंने ऐसा क्यों तोड़ा उसको? नहीं समझे मैंने क्यों तोड़ा? चलो अब वर्क डन की फॉर्मूला क्या होती है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता है जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पर देखो अब यहाँ पे कहीं फोर्स का काम नहीं है मेरे पास, फोर्स है ही नहीं मेरे पास यहाँ पे। क्या इतनी देर में हमने किसी फोर्स पे काम किया क्या? नहीं किया। हम किस पे काम कर रहे हैं? फ्लूइड प्रेशर पे काम कर रहे हैं। डिवाइड बाय एरिया, तो मुझे फोर्स को रिप्लेस करना पड़ेगा प्रेशर इनटू एरिया। आई बात समझ में? आई बात समझ में? समझ में? तो मैं फोर्स को लिखूंगा
यहाँ का प्रेशर P1, यहाँ का प्रेशर P2। सर दोनों का प्रेशर अलग अलग क्यों है? साइज अलग अलग है। पहले बताया था, ज्यादा प्रेशर। पहले बताया था एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। समझ में आ रहा है मैंने क्यों लिखा है? और इसका एरिया होगा, ठीक है। फिल द ब्लैंक्स P2 P2 फिल द ब्लैंक्स। आई बात समझ में? ये फिल द ब्लैंक्स में क्या करेंगे हम लोग? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हमने पहले कैलकुलेट करके रखा है, छोटा सा। पता है क्या होगा डिस्टेंस? देखो ये डिस्टेंस, ये बराबर छोटे टाइम के लिए जाएगा नहीं, इसे धक्का देके छोड़ दिया, छोटा टाइम। याद है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू छोटा टाइम। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? सेम इसका भी पकड़ लूं मैं ये। देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी काम आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। तो इस फिल द ब्लैंक्स में यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वहां से V1 डेल्टा T प्लस ये जो भी है V2 डेल्टा T। अभी इसमें से कुछ लोग हमारे पहचान के निकल गए। कौन है हमारे पहचान का यहाँ पे? A1 V1 और A2 V2। हमने बोला है कि A1 V1 और A2 V2 सेम होता है। बोला है कि नहीं बोला? अक्सर में बोला है ना, लेकिन अभी हम सेम नहीं करेंगे, इसको थोड़ा और घुमाएंगे यहाँ थोड़ी देर में इसको। पहली बात इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो बहुत छोटा है पर बहुत डीप है। अपने आप को ये 3-4 पॉइंट समझा दो कि क्यों की है ये हम लोगों ने। मेरी बॉस नहीं क्या बस चालू करो, देख लिया बॉस क्या किया। अब ध्यान देना, मैं कुछ चीजें चेंज करूंगा। क्यों चेंज करूंगा बताता हूँ मैं, अभी नहीं चेंज करूंगा। यहाँ पे एक स्टार मार्क बन जाता हूँ, चलो आ जाओ, यहाँ पे स्टार मार्क करना। अब देखो कहाँ पे साइड में जगह है, यहाँ नोट्स। सब बंदे ही करते हैं। चलो नोट्स में क्या लिखेंगे? रेड पे कौन सा येलो दिखेगा? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। हमारे केस में डेंसिटी कांस्टेंट है, एरिया A1 है, जो लेंथ है वो तो V1T है। ये लेंथ है ना हमारी, ये लेंथ है ना, ये अपॉन नहीं है, ये लेंथ है ना हमारी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ V1 डेल्टा T। ये क्या है? मास। अगर डेल्टा T है तो मास भी डेल्टा ही होगा, मतलब छोटा 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 होगा। ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि A1 V1 को हम डेल्टा M, नहीं पूरे को बाय रो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ में आया क्या किया मैंने? बराबर। इसको उठा के यहाँ डाल दें। P1 डेल्टा M रो बराबर। सर डेल्टा M1 भी लिखा, दोनों मास सेम है, दोनों मास सेम। बताओ क्या किया मैंने? कुछ और भी चेंज किया। प्लस से क्या डाल दिया?
माइनस क्यू। जो तुमने मुझसे पहले पूछा कि सर जब त्रिशाला पुश कर रही थी तो आप तो काम नहीं कर रहे थे। अब ध्यान देना, मैं काम कर रहा था रेजिस्टेंस का, लेकिन फ्रिक्शन है सर। मैं इसके फोर्स रेजिस्ट कर रहा था। अगर मैं इसके फोर्स रेजिस्ट नहीं करता तो उसको ताकत लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो खाली बोल देते कि जहां मैं चले जाता। बात समझ में आई? इसका मतलब जब आप ए डैश में यहां जाते हो तो बी डैश आपको अपोज करता है, इसलिए यहां पे हमको माइनस। अब चाहिए तो निकाल दो, चाहिए तो उसको ऐसे ही रखो। निकाल दूं का मतलब होता है ये, रखने का मतलब होता है कि तुमको ध्यान में आया कि हमने प्लस का -2 किया। तुम्हारे ऊपर है, तुम जैसे कॉपी करो। मैं तो चाहूंगा ऐसे क्वांटिटी माइनस में। हाँ, माइनस में कौन सी क्वांटिटी? ये वाली, अगली वाली, मतलब प्रेशर दिया, क्या दिया? मतलब वर्क डन ही नेगेटिव है ना, उसके फिर डेरिवेटिव साइन नेगेटिव आ गया, वर्क डन गया। आई बात समझ में? क्या किया? इसको मैं काट साट के ऐसा लिख सकता हूं, this is work done by fluid pressure, total work done by fluid pressure, FP लिख देते हैं। आई बात समझ? टेक्स्ट बुक खोलो, पेज 50 खोलो। टेक्स्ट बुक खोलो, पेज 50 खोलो। पेज 50 पे इक्वेशन 2.42 तक पढ़ लो। थोड़ा उनका H1 H2 यहाँ आया, पर P1 P2 हमारा सेम है, मतलब उनका भी ऐसा ही है। खाली उन्होंने क्या ओशन डेटा छोड़ के ऐसे डेटा बड़ी रखी है। फ्लो एक ही है, फ्लो सेम है दोनों का, फ्लो सेम। देखा हो गया, पढ़ गए। चले आगे चले, तो फिर लिंक निकल जाएगी। चलो, ये एक अच्छा आउटकम आ गया हमारा, बढ़िया आउटकम। देखो वापस जाते हैं, इसमें क्या बोला था? बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। तो देखते हैं आपको कौन सा वर्क डन लग सकता है। एक तो वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर हो गया, एक वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा, पर वो यहाँ पे 0 होगा क्योंकि इनकम्प्रेसिबल। और भी है इसमें वर्क डन बाय फोर्सेस इनसाइड, ऐसा इसको धक्का दिया, इसको धक्का दिया, इसको धक्का दिया, इसको धक्का दिया, लेकिन वो ऐसा है, इसको धक्का दिया इसने देखे लेवल कर लिया, इसको धक्का दिया इसने देखे लेवल कर लिया।
तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्सेस इज आल्सो इग्नोर्ड। नॉर्मल भी आएगा ना, नॉर्मल कैसे आएगा, ये पाइप है, पाइप के अंदर पानी है, उसको इधर mg लगा रहा है, तो ऊपर भी तो n लगाएगा ना। लेकिन फिर ये ऊपर के n से n डैश भी आके खत्म कर देगा उसको। ये क्वेश्चंस आते हैं ऐसे घुमा फिरा के, ये कौन से वर्क डन लगेंगे इसमें। नॉर्मल वाला वर्क डन आएगा क्या, नहीं आएगा। फ्रिक्शन आएगा क्या, नहीं आएगा। आया लेकिन निकल गया। नॉर्मल आया लेकिन निकल गया। और कौन सा बचा, अब देखो हमने एक बात देख ली कि पानी को वेट mg लग रहा है, बराबर ताकि पानी कंटिन्यू फ्लो कर रहा है, कंटिन्यू फ्लो कर रहा है, कंटिन्यू से फ्लो कर रहा है। तुमने देखा होगा पानी के पाइप बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं, देखा होगा ऐसा पानी उतने ऐसे हो जाते हैं। ये ऐसे क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अगर इसको अपनी पोजीशन होल्ड करनी है तो there will be concept called as something gravitational potential। याद है gravitational potential, the energy required to stay there, जो मैंने एक एग्जांपल लिया था प्रेसिडेंट और इन सब का, याद है। त्रिशाला को इधर जगह खानी है सब लोगों की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये हमने इसमें किया था। सेम यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी आएगा। समझे क्यों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे हर पॉइंट पे ग्रेविटी तो लगेगी ही लगेगी। उस फोर्स को हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर तुम देखो, अगर पानी फुल हो, पानी की बॉटल ट्रांसपेरेंट, समझो इसको भर भी दिए हम लोग, थोड़ी और भर भी दिए, तो तुम देख रहे हो अगर मैं पानी फुल भी भरा हुआ रहेगा तो भी मुझे ऊपर कैसा खाली दिखेगा, क्योंकि क्या है, ग्रेविटी के सारा पानी किधर आ रहा है, नीचे। इस फोर्स को हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे, समझ में आया। इस फोर्स को हम इग्नोर, देखो ना यहाँ पे खुद ही ये नीचे या ऊपर जा रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। मैंने सेंटर बैलेंस कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, हो जाएगा ये, समझे। लेकिन हल्का भी राइट छोड़ा तो ये जिस साइड देखो थोड़ा भी वेट ज्यादा है तो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। अपना केस भी ऐसा है, तो यहाँ पे वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, यहाँ वर्क डन कम करना पड़ेगा, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी इफेक्ट करेगा, समझे। वर्क डन बाय ग्रेविटी इफेक्ट करेगा। बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। सीधा पाइप लेंगे तो कुछ नहीं होगा, सीधा पाइप लेंगे तो H1 = H। ये स्टैटिक हो गया, सीधा पाइप लेंगे तो H1 H2 हो गया, H1 H2 एक ही हो जाएगा ना। प्रेशर जीरो, ये जीरो हो गया, ये जीरो, चेंज इन प्रेशर कुछ होगा ही नहीं। यहाँ में प्रेशर सेम, वहाँ प्रेशर सेम, सेम हाइट सेम प्रेशर, जो स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहा हूँ मैं, ना, सेम लिक्विड सेम हाइट सेम प्रेशर, बात वही बोल रहा हूँ ना। अगर तूने सेम हाइट ले लिया तो ये क्या हो गया, जीरो, P2 - T1 क्या हो गया, जीरो, तो P2 = क्या हो गया, T1, P2 = P1 हो गया, सेम हाइट सेम प्रेशर। वही तो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, आई बात समझ में, ठीक है। बेचारा स्टोक्स का पीछे चलते हुए जा रहा है, देखो मैं वहां से ऐड करते हुए जा रहा हूँ उसको, ठीक है। इतना क्लियर, पक्का, चले आगे, श्योर ना। इसको YouTube पे अपलोड करना पड़ेगा, देखो प्राइवेट में, क्योंकि बहुत जन को तो ऊपर से ज्यादा होगा, मेरे को श्योर। सब YouTube पे, हाँ सब YouTube पे, सब है YouTube पे, सब जितने रिकॉर्ड किए उतने मेरे को तो भेज दिया, चैनल पब्लिक कर दिया, क्यों? प्लेलिस्ट इनको शेयर करो तो बार-बार बोल ये भेज, वो भेज, ये भेज, वो तो हमारे पुराने वीडियो में डालते रहता, वो भी पब्लिक है, वो पब्लिक है, पब्लिक है, उस पर पब्लिक ही किया था, उस पर डाल देता, दो एक्सेस डाल दे तुम। हाँ ठीक है, इसमें से ले ले एक्सेस, यहाँ उधर या तेरी आईडी को एक्सेस दे सकता हूँ मैं, हाँ अपलोड वो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो हाँ, कहाँ पे थे हम लोग, प्रीवियस वाले को अगर याद करें तो हम लोग ने अभी यहाँ पे खाली क्या प्रूव किया कि वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर हमने कर लिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो सेकंड जो आएगा वो आएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी।
जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का तुमको सिंबल याद है क्या था? ऐसा कुछ था कि यू, हाँ वी यू, ग्रेविटी में वी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ग्रेविटी में यू, इलेक्ट्रो में वी। चलो ठीक है, मुझे बताओ पानी पाइप के अंदर ग्रेविटी, ग्रेविटी इसको कहाँ खींचेगा? पानी कहाँ जाएगा? ऊपर। पानी को रहना किधर है? ऊपर। पानी को रहना किधर है? ग्रेविटी इसको कहाँ खींचेगा? पानी को रहना किधर है? तो क्या इनका वर्क डन ऑपोज होगा आपस में? तो क्या इसकी वर्क डन में कुछ नेगेटिवनेस आएगी? तो मैं ऐसे लिखूं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये ऐसे लिखना पड़ेगा, नेगेटिव चेंज लिखो या अगर नेगेटिव चेंज नहीं समझ में आता तो वर्क डन बाय ग्रेविटी यू कैन आइदर राइट एज u1 minus u2। तुमने खुद ही उल्टा कर दिया, u1 न्यू नहीं लिखा, ये मत लिखो, ऐसा लिखो u इनिशियल माइनस u फाइनल। तुमने दिखा दिया कि मैं उल्टा कर रहा हूं, या नेगेटिव ऑफ u फाइनल माइनस u इनिशियल। When you will solve this, ये आ जाएगा। अब जो तुम्हारी मर्जी, पर स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज दिस और दिस। इफ यू राइट, तो जनरली क्या होता है, पहले हम ये लिखते हैं फिर ये लिखते हैं, उसके बाद ये आंसर आता है। समझ में आया? तो दोनों राइट है, तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म मेंटेन करता हूँ। ब्रैकेट खोलेंगे तो किसको फॉर्मूला याद है? हल्की फुल्की सी। G/R। हाँ, G/R। पोटेंशियल एनर्जी है ये, ग्रेविटेशन वाली नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल G/R। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या होती है? mgh होती है। चलो कुछ करते हैं इसको, मुझे डायग्राम की हेल्प लगेगी। इनिशियल, फाइनल, इनिशियल, फाइनल। ठीक है, क्या मैं भी ऐसा लिखूं? देखो ए बी को ए से ए डैश से बी डैश, ए बी, ए से ए डैश से बी डैश, ए डैश से बी डैश, ए डैश से बी, बी से बी डैश। मैंने तोड़ दिया उसको, तोड़ दिया, समझा? चलो इसको ऐसे लिखो, क्या हो मालूम है? जो मेरा काम हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? ए डैश में, बी डैश में, मतलब बीच का कांस्टेंट रहता है, बीच का क्या रहता है? तो तुमको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था ना कि यहाँ पे पानी फ्लो हो रहा है, इसको चेंज नहीं कर सकते, ये इसका प्रूफ है। बताया था कि नहीं बताया था मैंने? पहले भी यार होता था ब्लू कलर में, मैंने याद है कंटिन्यूटी में बना देता हूँ यहाँ। चलो अब मैं आ गया इस पे, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज u टाइम्स a डैश माइनस u b डैश। एक फास्ट मैं नजर घुमा लो कि हमने फट 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 कैसे चेंज कर लिया इसको। घुमाइए नजर, ओके? B डैश कर दो, A क्या? डैश B डैश। इसमें उसके ऊपर ठीक है। चलो पोटेंशियल एट ए डैश बी डैश, ए डैश ए डैश,
मतलब हम इसी सेट की बात कर रहे हैं। एम जी एच पर यहाँ पे एच क्या है, H1। एम सेम रहेगा क्योंकि मास जितना अंदर गया मास उतना बाहर गया। जी चेंज होगा और जी सेम रहेगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम जी H1। यहाँ पे क्या लिखूंगा, एम जी H2। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एम जी H1 माइनस H2। ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। ये दूसरा मेरा आंसर आ गया। नाउ अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। Work done by all the forces. Work done by fluid pressure plus work done by gravity is equals to KE2 minus KE1. अब work done by fluid pressure. P1 minus P2 delta M by rho. P1 minus P2 डेल्टा M by rho। और वर्क डन बाय ग्रेविटी अभी क्या था याद है, mg H1 माइनस H2, ठीक है। और KE2 हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर। अब मैंने तुमको बताया कि यहाँ पे हम लोगों को ज्यादा MO का काम नहीं है। देखो यहाँ भी M है, ये भी काइंड ऑफ डेल्टा M ही है, ये भी M ही है, क्योंकि चेंज है ना, तो सारे M निकल के बाहर खत्म हो जाएंगे, समझे। अगला पार्ट जो बचेगा वो बचेगा P1 माइनस P2 बाय रो प्लस G H1 माइनस H2। देखो अभी यहाँ पे एक और चेंज आएगा, फटाफट आएगा, मैं करता हूँ यहाँ पे हाफ V2, चलो लिख दिया अभी पूरा ऐसे ही, ठीक है। ये देख लो कैसे आया, अच्छे से देख लो, बस वी आर एट द एंड टू प्रूव दिस इक्वेशन। What's the end? खाली मुझे एक चीज लानी है, रो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय रो कर दें। कैसे लाऊंगा, सबको रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 प्लस रो G H1 माइनस H2 इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इफ यू ओपन दिस गधे गधे के साथ, घोड़े घोड़े के साथ, तो P1 माइनस P2 प्लस रो G H1 माइनस रो G H2 इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। सारे 1 एक साइड, सारे 2 एक साइड। P1 प्लस रो G प्लस रो G H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो G H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। खत्म। समझ में आई बात? लिखी थी मैंने पहले यही आंसर आएगा। तो जब मैंने बताया था कि तुम लोगों को रो यहाँ पे सेम रखेंगे, हम एक ही लिक्विड लेते हैं, दो अलग अलग में कंपैरिजन करेंगे तो ये आएगा, हमारा यही आंसर आया था। समझे? इसमें ये नहीं, ये नहीं, या तो अच्छा है उल्टा लिख लो, so that we should remember in compressible मतलब अंदर डेंसिटी चेंज नहीं होगी करके मास सेम रहेगा। आई बात समझ में? बस इतना सही है बराबर। हर एक पॉइंट लॉजिकली तुमको बताइए,
कोई भी चीज़ रट्टा मारने के लिए नहीं बोलेगी ये वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। हर एक पॉइंट का डिटेल तुम लोग को मैंने दिया है, तो ऐसा तुम ऐसा रिएक्ट मत करो, ठीक है? We are finished with the chapter.